1982 में, यानी कि आज से करीब 40 साल पहले। ये मूवी आज से 40 साल पुरानी जरूर है, मगर इसके दिखाए जाने वाले सीजीआई, इसकी स्टोरी लाइन और साथ ही इसके सारे बिल्ड किए गए सेटअप हमें एक फ्यूचरिस्टिक विजुअल देते हैं। कहानी की स्टोरी टेक प्लेस करती है 2019 में। डायरेक्टर का विजन था कि 2019 में दुनिया कुछ इस तरीके से दिखेगी, मगर 2019 को तो हम लोग पहले ही जीकर आ चुके। 20वीं सदी की टायरल कॉर्पोरेशन के बारे में बताया जाता है, जिनमें रेप्लिकेंट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये रेप्लिकेंट्स इंसानों से कई ज्यादा बेहतर, तेज, ताकतवर और होशियार होते हैं। ह्यूमंस ने इन रेप्लिकेंट्स का इस्तेमाल एक गुलाम की तरह किया और साथ ही उन जगहों पर भेजा जहाँ पर वो कभी खुद नहीं जा सकते थे। मगर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है और इन रेप्लिकेंट्स के साथ में बर्ताव बद से बदतर हो जाता है। इसी वजह से इनकी एक टीम इंसानों के विरोध में खड़ी हो जाती है, जिसके बाद काफी बड़ा कत्लेआम होता है और एक भारी मात्रा में इंसान मारे जाते हैं। और अब इस हत्याकांड को रोकने के लिए कुछ पुलिस वाले हायर किए जाते हैं, जिन्हें की ब्लेड रनर्स कहा जाता है। इनका काम होता है जैसे कोई रेप्लिकेंट मिले उसे वहीं पर ऑन द स्पॉट मार दिया जाए। वैसे तो इस काम को एनकाउंटर कहा जाता है, मगर ब्लेड रनर के यूनिवर्स में इसे रिटायरमेंट कहा जाता है, यानी कि अगर कोई रेप्लिकेंट मरेगा तो उसे कहा जाएगा कि वो रिटायर हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है लॉस एंजलिस और ईयर दिखाया जाता है 2019, जिसमें हम एक फिक्शनल धरती को देख पाते हैं। अगले सीन में हम पुलिस कमिश्नर होल्डन से मिलते हैं, जो कि टायरल कॉर्पोरेशन के नए एम्प्लॉयज को टेस्ट कर रहा था। टेस्ट में पूछे गए सवालों से तंग आकर वो शख्स होल्डन को वहीं पर जान से मार डालता है, और ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि वो खुद भी एक रेप्लिकेंट था। जिसके बाद हम इस दुनिया के कुछ और बेहतरीन विजुअल्स देख पाते हैं, जहाँ पर खुली सड़कें, आसमान में उड़ती कारें और चमचमाती बिल्डिंग्स थी। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर रिचर्ड डेकर से, जो कि इस वक्त बैठकर जापानीज फूड खा रहा था। लेकिन तभी दो ऑफिसर्स उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पहले तो डेकर्ड उनके साथ जाने से साफ इनकार कर देता है, पर उनमें से जिसका नाम कैफ होता है वो कहता है कि तुम्हें कैप्टन ब्रायन ने बुलाया है। जिसके बाद डेकर्ड उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में डेकर्ड गैफ के साथ में कैप्टन ब्रायन से मिलने के लिए आता है। ब्रायन उसे बताता है कि 4 रेप्लिकेंट्स उसके इलाके में काफी दिनों से तबाही मचा रहे हैं और उन्हें पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन डेकर्ड उससे कहता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और मैं इस काम में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और जाते वक्त कहता है कि आपको होल्डन से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन ब्रायन कहता है कि कुछ ही दिन पहले उसे एक रेप्लिकेंट ने गोली मार दी। इतना सब सुनने के बाद में और साथ ही ब्रायन के फोर्स करने पर अब डेकर्ड इस काम को करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ब्रायन डेकर्ड को उन रेप्लिकेंट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें वो ये बताता है कि 6 रेप्लिकेंट्स आज से करीब 2 हफ्ते पहले एक दूसरे प्लेनेट से करीब 23 लोगों को जान से मारकर यहाँ पर आए थे। धरती पर आने के बाद उन्होंने टायरल कॉर्पोरेशन में घुसने की कोशिश करी, क्योंकि रेप्लिकेंट्स वहीं पर बनाए जाते थे और उन्हें तलाश थी अपने निर्माणकर्ता की, यानी कि इन्वेंटर की। मगर वहाँ के सैनिकों की वजह से उनमें से 2 रेप्लिकेंट्स मारे गए और 4 इस वक्त भाग चुके हैं। और उनमें से जिसने होल्डन को मारा उसका नाम था लियोन, दूसरा जिसका नाम था रॉय बैटी। इसी के इंस्ट्रक्शन पर ये बाकी 3 काम कर रहे थे। बाकी रेप्लिकेंट्स जिनका नाम था जोरा और प्रेस। डेकर्ड को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये रेप्लिकेंट्स वापस धरती पर क्यों आए और टायरल से इन्हें क्या काम था। हालांकि ब्रायन को इस बात का जवाब तो नहीं पता था, मगर वो डेकर्ड से कहता है कि रेप्लिकेंट्स को इसलिए बनाया गया था ताकि वो कम्प्लीटली इंसानों को कॉपी कर पाए, और जरूर ही ऐसी कोई चीज होगी जो वो कॉपी नहीं कर पा रहे होंगे, इस वजह से वो टायरल के पास गए होंगे। जिसके बाद डेकर्ड और गैफ अपने उड़न खटोले में बैठकर सीधा टायरल कॉर्पोरेशन पहुंचते हैं। यहाँ डेकर्ड की मुलाकात टायरल के असिस्टेंट रेचल से होती है, जो कि दिखने में हूबहू एक ह्यूमन थी, मगर वो एक रेप्लिकेंट थी। ब्लेड रनर्स को ये आदेश दिया गया था कि जैसे ही कोई रेप्लिकेंट दिखे उसे शूट कर दो, मगर डेकर्ड का मानना था कि शूट सिर्फ उन्हें करना चाहिए जो कि अनकंट्रोलेबल हो या फिर बुरे काम करते हो। इसी वक्त यहाँ पर टायरल भी पहुंच जाता है और कहता है कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो डेकर्ड बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ रेप्लिकेंट्स के बारे में जानने के लिए आया हूँ। यहाँ पर भी एक रेप्लिकेंट है और इसका मुझे एम्पैथी टेस्ट लेना पड़ेगा। बेसिकली इस एम्पैथी टेस्ट में रेटिना को स्कैन किया जाता है और इसी मशीन से ही पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला ह्यूमन है या फिर कोई रेप्लिकेंट, जिसके लिए टायरल मान जाता है और रेचल डेकर्ड के साथ एम्पैथी टेस्ट के लिए पहुंचती है। यहाँ पर डेकर्ड उससे काफी सारे अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, मगर रेचल बिना हिचकिचाए उन सभी सवालों का एकदम परफेक्ट आंसर दे रही थी। टेस्ट के बाद टायरल रेचल को बाहर जाने के लिए कहता है, जहाँ पर रिजल्ट साफ थे और डेकर्ड को ये पता चल चुका था कि वो एक्चुअल में एक रेप्लिकेंट ही है। मगर डेकर्ड इस बात से शॉक था कि किसी रेप्लिकेंट से अगर 20-30 क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो असलियत उगल देता था। मगर रेचल से करीब 100 सवाल पूछने के बावजूद भी उसमें एक रेप्लिकेंट होने की झलक नजर नहीं आ रही थी, जिस पर टायरल बताता है कि वो एक न्यू जनरेशन की रेप्लिकेंट है, जिन्हें खुद भी एक्चुअल में ये पता नहीं होता कि वो एक रेप्लिकेंट है, क्योंकि उनमें किसी और की जिंदगी की झूठी यादें
स्टोर की गई होती है और वो खुद कहाँ थे और क्या थे इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये थी फेक मेमोरीज। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए गैफ और डेकर्ड लियोन के होटल में आते हैं, जहाँ पर उसका ड्रॉर चेक करने पर उन्हें कुछ फोटोज मिलती है, यानी कि वो लियोन के फ्यूचर टारगेट्स थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रॉय और लियोन पर, जो कि एक चाइनीज इंजीनियर के पास मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर इन रेप्लिकेंट्स को ये पता लग चुका था कि उनकी एज सिर्फ 4 साल है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली ये रेप्लिकेंट्स रिटायर हो जाएंगे। मगर अब इनमें धीरे धीरे फीलिंग्स जाग चुकी थी, यानी कि क्या सही है और क्या गलत, ये सोचने समझने की क्षमता आ चुकी थी। और इसी वजह से बैटी रॉय उस चाइनीज साइंटिस्ट से मिलकर अपनी एज बढ़वाना चाहता था, मगर वो चाइनीज उनकी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो बस रेप्लिकेंट्स की आंखों का स्पेशलिस्ट था। बैटी रॉय को इस पर गुस्सा आ जाता है। इस पर वो चाइनीज कहता है कि अगर तुम्हें कुछ जानना ही है तो जाकर टैरल से मिलो। वहीं अगले सीन में हम डेकर्ड को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने घर आया होता है, मगर एंटर करते वक्त वो वहाँ पर रेचल को पाता है, जो कि उससे ये पूछने के लिए आई थी कि आखिर तुम्हारे और टैरल के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई। तो डेकर्ड उससे कहता है कि तुम्हें जो पूछना है जाकर डायरेक्ट टैरल से पूछो, मगर रेचल उसे कहती है कि टैरल मुझे कुछ नहीं बताता, मुझे लगता है कि शायद मेरी मेमोरीज मेरी नहीं है, वो किसी और की है, मगर मेरे पास मेरे बचपन की फोटो है, लेकिन उस बचपन से रिलेटेड मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी उसके बचपन से रिलेटेड डेकर्ड उसे उसकी बातें बताने लगता है और फाइनली अब रेचल को ये पता लगता है कि उसकी सारी लाइफ उसे झूठ बताया गया। वो अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक रेप्लिकेंट है, जिसकी यादें किसी दूसरे इंसान के साथ बदल दी गई थी। अगले सीन में हम प्रेस को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त गैफ के पास आई थी और उसे ये कहती है कि वो खो चुकी है। गैफ उसे अपने घर ले जाता है और ये बताता है कि वो एक जेनेटिक इंजीनियर है, लेकिन मौका पाकर प्रेस उसे भी जान से मार डालती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डेकर्ड की तरफ, जो कि अपने सपनों में एक यूनिकॉर्न को भागता देख पाता है। नींद से जागने के बाद में डेकर्ड को जो पिक्चर्स लियोन के ड्रॉर में से मिली थी वो उन्हें जूम करके देखने लगता है। तभी उसे एक लड़की की फोटो दिखाई पड़ती है और अब उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करते करते ये एक बार में पहुंचता है। ये बार दिखने में काफी अलग था, क्योंकि यहाँ पर लोग रेगुलर से कुछ ज्यादा ही इनहेंस थे। वहीं हम उस लड़की को भी देख पाते हैं, जिसके गले में इस वक्त एक सांप था और वो उसके साथ डांस कर रही थी। डेकर्ड उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो लड़की उसे कुछ बताने से पहले ही उसे घायल करके वहाँ से भाग जाती है। डेकर्ड उसके पीछे पीछे भागता है और काफी देर ढूंढने के बाद में वो लड़की फाइनली उससे मिल जाती है, मगर फिर भी वो उसकी पहुंच से दूर थी। इसी वजह से डेकर्ड उस पर गोली चला देता है और वो लड़की सामने की दुकान के शीशे से जाकर टकराती है और वहीं पर गिर जाती है। ये सारा इंसिडेंट्स दूर खड़ा लियोन देख रहा था और जो लड़की जिसे गोली लगी थी वो थी जोरा, जो कि इनकी ग्रुप की चौथी मेंबर थी। जिसके बाद वो ब्रायन से मिलता है तो ब्रायन उसे बताता है कि तुमने अच्छा किया, अब सिर्फ 4 और बचे हैं। तो उसे करेक्ट करते हुए डेकर्ड उसे बताता है कि अब तो सिर्फ 3 बचे हैं। जिस पर ब्रायन का कहना था कि जिस लड़की से तुम टैरल के ऑफिस में मिलकर आए वो भी तो जिंदा है, तुम्हें उसे भी जान से मारना होगा। इन दोनों में ही थोड़ी कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद ब्रायन वहाँ से निकल जाता है। वहीं उस मार्केट में डेकर्ड की नजर रेचल पर जाती है, जो कि उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है और उसका रास्ता रोक देता है। इसी बीच इन दोनों के बीच में एक फाइट भी होती है, जिसमें डेकर्ड उसके सामने बिल्कुल शक्तिहीन नजर आ रहा था, क्योंकि लियोन तो उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, क्योंकि वो एक रेप्लिकेंट था। जिसके बाद लियोन डेकर्ड की आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से रेचल आ जाती है और उसे शूट कर देती है। यहाँ बैटी रॉय इस वक्त टैरल तक पहुंच चुका था, जो कि उसे अपनी मांगे बताता है, जिनमें शामिल था उसकी एज को बढ़वाना, मगर टैरल उसे बताता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। टैरल की ये बातें सुनकर रॉय काफी ज्यादा उदास हो जाता है। टैरल बीच में उसकी उदासी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच बैटी रॉय टैरल को ही जान से मार डालता है। वहीं ये सारी खबर रेडियो पर डेकर्ड को मिलती है। वहीं पर उसे गैफ के बारे में भी पता चलता है, जिसे कि प्रेस ने जान से मार दिया था। अब वो उसकी बॉडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर पहुंचता है, जहाँ पर बाकी पुतलों के बीच प्रेस उन्हीं पुतलों के जैसी बनकर बैठी थी। जब डेकर्ड उसके पास आता है तो प्रेस उस पर हमला कर देती है। उसमें भी काफी ज्यादा ताकत थी और उसके सामने भी डेकर्ड बिल्कुल नहीं टिक पाता, मगर मौका पाते ही वो प्रेस पर गोली चला देता है। लेकिन अब जैसा कि इनकी एबिलिटी बाकी ह्यूमन से ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए एक गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इस वजह से डेकर्ड को उस पर 2-3 गोलियां चलानी पड़ती है। इसी वक्त यहाँ पर रॉय भी पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे प्रेस की लाश दिखाई पड़ती है। वो अंदर से गुस्सा तो था, मगर साथ में दुखी भी था, क्योंकि उसे ये पता था कि वो अपनी लाइफ को बढ़ा नहीं सकता। वहीं पर डेकर्ड की नजर उस पर पड़ती है और वो उस पर गोली चलाता है, लेकिन रॉय बचकर भागता है। जिसके बाद में वो दीवार में हाथ डालकर डेकर्ड का हाथ पकड़ लेता है और अपने 2 साथियों की जान गंवाने की वजह से उसके हाथों की 2 उंगलियां तोड़ देता है और कहता है कि ये लो, आप अपने उल्टे हाथ से मुझ पर निशाना लगा के दिखाओ। डेकर्ड कोशिश करता है, मगर उस गोली से रॉय बच जाता है। फिर इन दोनों के बीच में काफी लंबी फाइटिंग होती है। कभी डेकर्ड उस पर भारी पड़ता है तो कभी रॉय उस पर भारी पड़ता है और लड़ते लड़ते ये दोनों ही छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी इनके बीच में एक चेस सीक्वेंस
दिखाया जाता है और डेकर्ड अपनी जान बचाने के लिए एक छत से दूसरी छत पर कूदने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और रास्ते में ही लटक जाता है। इसी वक्त रॉय भी कूदता है। अब क्योंकि वो एक रेप्लिकेंट था इसलिए वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, जिसके बाद वो डेकर्ड के पास आकर कहता है कि खौफ में जीना कैसा लगता है, और साथ ही ये भी बताता है कि हम गुलामों की जिंदगी ऐसी ही होती है। इस वक्त काफी बारिश आ रही थी और इसी वजह से डेकर्ड का हाथ फिसल जाता है, मगर रॉय उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर रॉय अपने पास्ट एक्सपीरियंस को उसके साथ शेयर करता है और बताता है कि उसने कितनी कम जिंदगी में कितना कुछ जी लिया। उसकी जिंदगी काफी खूबसूरत थी जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, मगर अब उसकी सारी यादें खोने वाली है, जिस तरीके से बारिश में आंसू खो जाते हैं। और आखिर में वो डेकर्ड को ये बताता है कि उसके मरने का समय करीब आ चुका है, यानी कि उसके 4 साल की डेडलाइन अब करीब आ चुकी थी। और इसी वक्त से आखिरी अलविदा करके रॉय वहीं पर मर जाता है। उसके हाथ में जो उसने एक पंछी पकड़ रखा था वो वहाँ से उड़ जाता है, जो कि सीधा ये दर्शाता है कि अब कैदी आजाद हो चुका है। इस पूरे इंसिडेंस के खत्म हो जाने के बाद में डेकर्ड अपने घर आता है, लेकिन वो इस बात से शॉक था क्योंकि उसके घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। जहाँ अंदर जाने पर उसे रेचल सोई मिलती है। वो उसे कहता है कि मेरे साथ भाग चलो, नहीं तो बाकी के ब्लेड रनर्स उसे मिटाने के लिए आएंगे। लेकिन घर से जाते वक्त उसे एक ओरिगेमी यूनिकॉर्न मिलता है जो कि गैफ बनाया करता था। यूनिकॉर्न का सपना डेकर्ड का अपना खुद का था। ये बात किसी और को पता नहीं होनी चाहिए थी, तो आखिर गैफ ने उसे ये ओरिगेमी बनाकर क्यों दी। इस बात से डेकर्ड को ये पता चलता है कि उसकी यादें भी आर्टिफिशियल थी और वो भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक रेप्लिकेंट ही था। फाइनली डेकर्ड भी अपना ये सच एक्सेप्ट करता है और रेचल के साथ वहाँ से भाग जाता है। इस मूवी का एक सीक्वल ब्लेड रनर 2049 जो कि 2017 में आया था, वो भी मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इन दोनों की टाइमलाइन के बीच में एक मूवी और आती है जिसका नाम है सोल्जर, जिसके इस लिस्ट में शामिल होने पर ही ये सारी मूवीज एक कंटिन्यूटी में आएगी। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।